नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है G20 मीटिंग इन कश्मीर वायरल इन पाकिस्तान, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चलिए भाई, देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर दुनिया की बात करें, ख़ास तौर पे अपने नेबर कंट्रीज़ इवन इंडिया की बात करें और इसके अलावा चाइना की बात करें, वो डेवलपमेंट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो G7 की मीटिंग्स हों या G20 की मीटिंग्स हो, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या ऐसी कंडीशन में हम दुनिया के साथ चल पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पाकिस्तान जो है ना, उसकी एक सिचुएशन होती है ना, वो घर के बराबर होती है। घर में एक ही सरबराह होता है। जिस घर में हर बंदा खुद मुख्तार हो जाए ना, तो उस घर की बुनियादें टूटती हैं। ये पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा पार्टीज हुई हुई है, पता ही नहीं लगता कौन पॉजिटिव जा रहा है, कौन नेगेटिव है, कौन सही है, कौन गलत है। हम तो खुद इस सिचुएशन में फंस गए हैं। माइक पे जो भी आता है वो इतने बड़े बड़े वादे कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा लेता है वो, और फिर बाद में जब जज्बाती नारे लगाते हैं। नॉर्मल आवाम जो होगी है हमारी, जो मतलब यूथ ये हो गए हैं, यूथ जनरेशन हो गई है, उनका यूज़ कर लेते हैं, उनको बीच में डाल के उनसे मुल्क में ही तोड़ फोड़ करवाते हैं। मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि अपने मुल्क की फलाह के लिए हम अपने मुल्क को ही तबाह कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही हम किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। ठीक है, इस टाइम पब्लिक ओवरऑल कंफ्यूज है। अगर बात करें, अभी G7 की मीटिंग होने जा रही है, जापान में हो रही है, ठीक है। वहाँ पे जो G7 के मेंबर हैं, उनके अलावा इंडिया इस टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया और एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा इनवाइट किया गया। क्या समझते हैं आप कि कैसे ये पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज बेहतर कर पाएगा? हम भी फ़ख्र से ये कहने वाले बनेंगे कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़े जैसे कोई नेबर कंट्री है, इंडिया है या कोई भी। तो वो मसला असल यही है ना कि हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे। हम सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे। ना ही हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने मुल्क में तरक्की करने वाला कोई काम करे तो हम चलो उस जैसा नहीं कर सकते, तो उसके अल्टरनेटिव को थोड़ी बहुत तो तरक्की कर सकते हैं। तो बेहतरी कर लें। बस वही तो हम नहीं ना करते। हम आवाम को डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडों में मसरूफ़ रखते हैं, उनसे मुल्क में तबाहियाँ करवाई रखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक वो डर जाते हैं। उनके फेस डर नहीं जाते। ये आपने गलत बात किया कि दूसरे मालिक डर जाते हैं, वो इधर आने से गुरेज करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान डर जाते हैं कि जो लोग अपने घर को ही तबाह कर सकते हैं वो हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर देंगे। हम इस वजह से नहीं बुरा सकते। वो सोचेंगे हम कल को पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सोचेंगे हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा भी डूबेगा और हम भी, हमारी जान की भी कोई गारंटी नहीं है। वो इसीलिए ना मुल्क को हमारे सियासतदानों ने मकरूज ही इतना कर दिया हुआ है कि वो उनको पता है, सब बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप अपने कंट्री को संभाल के रखने वाली है। उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ ऐसे ही है। हमारी आबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 24 से 25 करोड़ है। हम 24-25 करोड़ को नहीं संभाल पाए, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका इमेज इंटरनेशनली बेहतर हो रहा है? इसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ असरअंदाज होती है ना, वो लीडर होता है। और विजन वही बात है ना, लीडर अपना विजन आवाम के साथ क्लियर रखेगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा तो आवाम एकजुट होकर चलेगी। यहाँ 10 लीडर हैं, 10 लीडरों ने आवाम को 24 करोड़ के आवाम को बांट के रखा हुआ है। वो आवाम ही आवाम की दुश्मन हुई पड़ी है। वो एक दूसरे का साथ देने को तैयार ही नहीं है, हर किसी को मतलब लूटने की पड़ी है। इधर से अगर गवर्नमेंट रेट 5 रुपये चीज़ का बढ़ाएगी तो आवाम आगे से उस चीज़ का रेट 50 रुपये बढ़ा देगी। और नाम ये कह देगी जी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब वही ना, मुफलिसी को भूल चुके हुए हैं। ठीक है, खुदा तरसी तो अब किसी के दिल में रही ही नहीं ना। फिजिकल और स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बोला जैसे अभी अगर बात करें जो मैचेस होने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, यहाँ से हम कहते हैं हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका स्टांस ये है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। हमारा क्या स्टांस होगा वहाँ बेसिकली हमारा ना जाने का? क्या उनका स्टांस गलत है कि सिक्योरिटी? यहाँ हम देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन पे अटैक हो गया। आज की खबर है सिराजुल हक जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उन पे अटैक हो गया। इधर हमारे लीडर नहीं महफूज, उनके क्रिकेटर, वो भी इंडिया के क्रिकेटर महफूज होंगे। देखें, इसमें हम अपने किसी एक लीडर को नहीं देख सकते। जो बंदा जब तक वजारत में है तब तक गवर्नमेंट के आइन के मुताबिक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अब अगर एक बंदा वजीर ही नहीं रहा तो फिर उसको सिक्योरिटी, अगर वो जाके केस करेगा कि मुझे मेरा जानी नुकसान है, तो फिर दी जाएगी।
अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है तो उसको सिक्योरिटी क्यों दी जाएगी? ठीक है। और दूसरा बात, पे भी हमला, वो तो अपने पे खुद भी हमला करवा सकता है कि लाइक एक इस जैसे बंदे को जाके कह सकता है कि भाई जनाब मेरे पे हमला कर दो, वो तो नहीं ना माना जाएगा। एजेंसियाँ भी इसमें शामिल हो सकती हैं। समझ सकता हूँ, एग्री कर सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं इंडिया का इनको स्टांस वही ये कह रहा है, हूँ, स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की टीम्स आई हैं, मैच करके गई हैं पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेल के और जीत के और सही सलामत अपने ममालिक में गई है। इंडिया जो है ना, इंडिया वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल बात करती है, ठीक है ना, और वो हमारे साथ वैसे ही कंट्रोवर्सीज रखती है, जानबूझ के इमेज हमारा ख़राब ही रहे। ऑस्ट्रेलियन से आपने कहा जानबूझकर इमेज खराब रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, इससे पहले एक बार पाकिस्तान ने मना किया था इंडिया में आने के लिए इसी सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला देकर। तब आपको तो लगा कि नहीं यार, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई भारत में सिक्योरिटी थ्रेट है, हम नहीं जाएंगे खेलने। जबकि भारत में सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं है, अभी आप देख रहे हैं ना। दूसरा, अभी आपने ही कहा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये बताइए कि क्या भारत में किसी क्रिकेटर या क्रिकेट टीम की बस पर गोलियां चली हैं, जैसा श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में चली थी गोलियां 2147 से चली हैं गोलियां? आपके यहाँ पीएसएल के मैचेस करवाए जा रहे थे, बलूचिस्तान में मैच हुआ, वहां पर पास में ही बम धमाका हो गया, शाहिद अफरीदी और एक दो और खिलाड़ियों को वहां से बचकर निकलवाना पड़ा वहां से। क्या इंडिया में ऐसा होता है? अभी आपने जिक्र किया, चलो जी अपने से ही मरवाया होगा, किसी को बोला होगा उसने गोली मारने के लिए इमरान खान को। आप बताइए कि ऐसे जिस देश में जहां उसका एक्स पीएम उस पर गोलियां चल रही हो, क्या वो सेफ है? क्या वो देश जहां पर कोर कमांडर, लाहौर कोर कमांडर का घर भीड़ जला देती है, जहां पर आर्मी के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, जहां के लोग हमले कर रहे हैं, क्या वहां पर ठीक है, सेफ्टी है? आपने बात कही कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम आई थी। क्या इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम, या इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज जो दोनों देश हैं, क्या वो पाकिस्तान के दुश्मन है जैसा भारत है? क्या पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ उसी तरह के नारे लगाए जाते हैं जिस तरह भारत के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं पाकिस्तान में? इन सवालों के जवाब आप नहीं देंगे। पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, आर्मी और वहां की सियासत दलों में वहां पे जंग छिड़ी हुई है, आए दिन वहां पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और आप कहते हैं कि जी भारत गलत कर रहा है। शर्म से डूब के मर जाइए ऐसा कहने से पहले। पढ़ने आए हुए हैं, ये लोग, ये दोनों आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने आए हैं? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आउटसाइड कंट्रीज़ के लोग जो वो अलाउ हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, वेस्टर्न्स भी हैं, और वो पढ़ते हैं और उनको उनके राइट्स बराबर के मिलते हैं। जब हम स्टूडेंट का इतना ख्याल रख सकते हैं तो हम प्लेयर्स का क्यों नहीं रखेंगे? हमारे यहाँ पे मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा पाकिस्तान, आपने हिंदुओं की बात की है, मैं सिंध में विजिट कर चुका हूँ, मैं कश्मीर में विजिट कर चुका हूँ। मुझे आइडिया है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट नहीं पढ़ने आते, यहाँ पे सोमालिया के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में हैं आप? एक दो होंगे, यानी कि अफगानिस्तान के। ओवरसीज की कुछ सीट्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन हैं, श्रीलंकन हैं, काले अफ्रीकन भी हैं। अफ्रीका के आप जीसी में कभी विजिट करें तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन हम आपको वहाँ पे विजिट करवाएंगे। गिलगित में भी गिलगित से भी पढ़ने आते हैं। शुमार ही नहीं किया जाता जिसको कौन नहीं करता? वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई। गिलगित वाले कहते हैं, गिलगित ये खुद छिना बोल लेते हैं वो, और वो खुद कहते हैं, और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्त हैं काफी ज्यादा जो ये चीज कहते हैं, जो पाकिस्तान के, क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया हुआ है। वो कहते हैं पाकिस्तान तिरंगा नहीं है भाई हमारे, हम पाकिस्तान में है ही नहीं। मेजर इशू ये बताता हूँ कि आपके लाहौर में जैसे कितनी डेवलपमेंट है, उनके इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो कहते हैं हमें हमारा हक दें, हमारे पास उनको पानी साफ नहीं मिलता, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, सैलाब हो जाए वहाँ पे आपको इंतजाम करने के लिए यहाँ पे कितने कैंप लगाते हैं हम। मेरा कल एक गिलगित के स्टूडेंट से, और एकदम लेटेस्ट वीडियो आई है गिलगित बाल्टिस्तान से, एकदम 100% सच वाला वीडियो है, इसमें कोई झूठ नहीं, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको वीडियो। वहां पर इंडिया का नाम गूंज रहा है, वहां पर इंडिया के कश्मीर का नाम गूंज रहा है, और ये इसलिए गूंज रहा है क्योंकि इंडिया के कश्मीर में जो हमने काम किया है वो गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों तक वो चीज पहुंच गई है। वो कहते हैं कि उफ, अब देखिए क्या हो रहा है, सुनिए पहले।
जब तुम हमें नौकरियों पर ये कहकर टाल देते हो कि तुम आईनी हुकूक के दायरे से बाहर हो, तो तुम हमारे तेल पर सब्सिडी क्यों नहीं देते? शर्म करो इंडिया से। ओ अपने मकबूजा कश्मीर में 32 आइटम्स पर अब कश्मीरियों को हुकूक पर सब्सिडी दे रहा है, उनको आइटम्स पर सब्सिडी दे रहा है। तुम आलमी दुनिया में जाकर बड़े फख्र से कहते हो हमने भारत का शलवार उतारा है। तुम शलवार अपना उतार रहे हो, तुम्हारी अपनी कोई शलवार नहीं है। तुमने अपने अवाम को नहीं कोई हक दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ, तुम्हें जो सब्सिडी की मद में आलमी इदारों से, अक़वाम आलम से जो पैसा मिलता है, बताओ खन्नासो, चोरो, हमारा हक कहाँ दबा रहे हो? सुन लिया आपने? तो गिलगित बाल्टिस्तान वाले यूं ही नहीं कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तानी नहीं हैं। धीरे धीरे अभी और ये बात आगे तक जाएगी, दूर तलक जाएगी ये बात, चिंता मत कीजिए। जीसी का स्टूडेंट था, उससे बात हुई, उसने बोला वहाँ पे स्कूल तो हैं लेकिन टीचर्स नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर, वो हॉस्पिटल तो हैं, डॉक्टर नहीं है। मैं गिलगित वालों को गलत कहूँगा, यहाँ पे गिलगित वालों को गलत कहूँगा। वो इसलिए डॉक्टर गिलगित का डॉक्टर यहाँ पे पढ़ने आता है, पढ़ के उसकी माइंडसेट ये होता है कि मैं लाहौर में ही अपना हॉस्पिटल बना लूँ, मैं लाहौर में ही आने की सोचते हैं कि बाहर जाएं और तो कमाएं। अपने घर को खुद ही संभाला जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट इससे ज़्यादा और क्या करे कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, आपके कोटे निकालती है, आपको फंड्स देती है, आपको फ्री एजुकेशन देती है, दे रही है। स्पोर्ट्स के बच्चे यहाँ पे बाद जॉब्स भी आपको अलाउ करती है। कि गिलगित के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा होगा सेल्फ पे, यानी कि सेल्फ पे होगा, 100 में से तकरीबन कुछ 10 से 15% होंगे जो सेल्फ पे पढ़ रहे होंगे। 85 to 87% बच्चे उस पे पढ़ रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा कोटा है गिलगित के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, बलोचिस्तान के लोगों का। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात की जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात की जाए, यही यूनिवर्सिटीज अगर हम गिलगित में बना दें, कोयटा में बना दें, तो फिर ये फाइनेंशियल कहाँ से आएगा? फाइनेंशियल बात नहीं है, ये वो लोग खुद नहीं करने देते। जब वो देखें हमारी बात सुने, औरतों को वो हकूक नहीं मिलते, औरतें अपने घर से बाहर नहीं जा करते हैं, ठीक है, उनको इन्वायरमेंटल। आज तक कभी देखा हो इलेक्शन हुए हो? इलेक्शन तो होते हैं, भी रिसेंटली हुए। हाँ, सिलेक्टिव लोग हैं भाई वहाँ पे। इलेक्शन आए नाम बड़ाए नाम, जो सदारती निज़ाम, वहाँ पे सदारती निज़ाम चल रहा है। जो वडेरे हैं वहाँ के, वो इलेक्शन होने नहीं देते। और वही अगर इलेक्शन होंगे, कोई अच्छा आएगा, अगर कोई इलेक्शन होंगे तो कोई वैसे ही बंदा आ जाएगा। अपने चौधरियों के बेटे जो हैं वो सीटें मिल जाती हैं उनको, बाकियों को नहीं मिलती। अच्छा लगा बात करके। और हमने बात जो स्टार्ट की थी वो यही की थी कि हम आपस में लड़ रहे हैं, गिलगित वाले पंजाब वालों से, पंजाब वाले बलोचिस्तान वालों से। बलोचिस्तान नहीं है हमारे, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना, कायदे आज़म ने इस परचम के साए तले एक कहा है, तो हम एक हैं नहीं है ना। वो इसी की वजह है कि पार्टीज जो है ना, पार्टीज बहुत ज़्यादा हैं। इस चीज़ को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये सारी कंट्रीब्यूशन जो है इसको ख़त्म करके एक पाकिस्तान का नारा लगा के तमाम पाकिस्तानियों को पॉजिटिव होकर सोच के अपने इमेज को करेक्ट करना चाहिए और अपने साथ और अपने मुल्क के साथ लॉयल होना चाहिए, ठीक है। और अपनी जो इस्लामी इक़दामात हैं उनको पूरा करें और अपने हक अपने तक रखें, दूसरों का हक उनको दें और अपनी मर्जी से महंगाई वगैरह ना करें, ठीक है। या मुझे बड़ा अफसोस होता है, कितने लोग बेशर्मी से ये बातें कह जाते हैं। आपको पता है कि अगर कोई बाहर का बंदा आके लाहौर में पढ़ाई करेगा, बाहर का इन द सेंस कि गिलगित बाल्टिस्तान का बंदा, उसका खर्च कितना आएगा? अगर उसको वहां पे यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, उसको वहां पर कॉलेजेस मिलेंगे, उसको वहां पर स्कूल्स मिलेंगे, तो कम से कम अपना घर पर रहकर तो पढ़ सकता है, अपना खर्च बचा सकता है। यहाँ पर उसको रूम का रेंट देना पड़ेगा, हर खर्चा है उसका, खाने का खर्चा बढ़ जाएगा उसका। ये आप लोग नहीं सोचते, कभी नहीं सोचेंगे। क्यों सोचेंगे भाई? क्योंकि आप लोगों की आदत ही नहीं रही है। आपके सियासतदान मोस्टली पंजाब से हैं, आपकी आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल हैं वो मोस्टली पंजाब से हैं, और बस पाकिस्तान का नाम ही पंजाब है। बस पंजाब मतलब पाकिस्तानी हिस्से वाला पंजाब, वहां पर सारी सुविधाएं मिले, सिंध में ना मिले भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। केपीके में मत मिले, कोई भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बलूचिस्तान से आप गैस लो, बलूचिस्तान से आप पेट्रोलियम लो, बलूचिस्तान से आप सोना लो, बलूचिस्तान से आप कॉपर लो, बलूचिस्तान से आप कोयला लो, लेकिन बदले में बलूचिस्तान को कुछ मत दो। मुझे याद आता है वो इंटरव्यू आपके यहाँ की लेट आसमा जहांगीर का, जो बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, जिन्हें लॉयन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, लॉयनेस ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा था ये आप सुन लीजिए, जितनी दिलेरी से उन्होंने वो बात कही थी, सुनिए। और फिर उसके बाद कहना कि जी वो ट्रेटर से, ट्रेटर हम हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं साथ रखना चाहते। हम किस तरह किसी को साथ रखें? हम कहें हम आपकी गैस भी लेंगे,
हम आपका तेल भी लेंगे, हम वहां पे छावनियां भी बिठाएंगे और आपको हम हिस्सा भी नहीं देंगे। और ये मानी हुई बात है कि जो रॉयल्टी बलोचिस्तान को मिलती है गैस पे, वो बहुत कम मिलती है बनिस्बत पंजाब और सिंध के। तो वो क्यों एक्सेप्ट करें? क्या वजह है कि वो एक्सेप्ट करें? हमने उनके साथ धोखे किए। तो ये जो काम आपने बलूचिस्तान के साथ किया है, यही काम आप बाकी इलाकों के साथ भी करते हैं, वो चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो सिंध का इलाका हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह आप लोग यही करते हैं। इसीलिए यहां के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, इसीलिए लोग पाकिस्तान से गुस्सा हैं, क्योंकि उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप लाहौर और पंजाब का जो इलाका है, इस्लामाबाद का इलाका है, वहां पर बसे लोगों को सुविधाएं दे रहे हो, गैस, बिजली, पानी, सब कुछ। यह है मेन प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, आपको तो बात समझ में आई नहीं। कोई बात यार वो भूल गया। चलें, खैर अच्छा लगा इनसे बात करके। और आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे हम आपस में ये लड़ाई बंद करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बेहतर होगा? हम इंडिया को देखते हैं, तभी इमेज बेहतर हो सकता है ना, जब भाई हम एक दूसरे को बुरा कहना खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहता हूँ ये नहीं सही, ये कहता है ये नहीं सही, वो कहता है वो नहीं सही। जब तक हम एक दूसरे को साथ जो कर रहे हैं उसको करते रहने दो, आप उसको सही नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्ज़ा नासिर। क्या करते हैं आप? मैं इधर कंटोनमेंट बोर्ड में छोटा सा बिजनेस है मेरा। ठीक है, बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान की कंडीशन की अगर बात की जाए और बिजनेस का देखा जाए, बिजनेस ठीक चल रहा है? नहीं, ऐसा ही ठीक नहीं चल रहा, बड़े बुरे हालात हैं पिछले एक साल से। ठीक है, क्या वजह समझते हैं ये जो इस टाइम माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में? कभी वजीरिस्तान में अटैक की खबर सुनते हैं, कभी आर्मी के ऊपर, आर्मी की जो सी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर अटैक, कभी कहीं पे अटैक। क्या जिम्मेदार कौन है और वजह क्या है? ज़िम्मेदारी तो खैर ये बैरूनी ताकतों की है। ये जो गैर मुल्की एजेंसियाँ हैं वो इसलिए से गर्म है कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात जो हैं वो थोड़े से मायूस कुन हैं। इस वजह से इस मौके का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि इनको आपस में ही घेरे रखें। नहीं, तो आपकी इस बात की मुझे समझ इसलिए नहीं आई कि एक तरफ हम खुद आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये हम कह रहे हैं कि भाई जो बैरूनी एजेंसीज हैं, बैरूनी ताकत हैं, वो हमें आपस में लड़ना चाहती हैं। हम तो खुद ही लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उन्हें अटैक करके अपना जो बम है वो ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? हम लड़ हर तरीके से रहे हैं, हमारा डायरेक्टली ये आर्मी के साथ तो क्लैश है नहीं, ठीक है। तो जो हैं मिलिटेंट्स हैं वो आपको पता है ऑब्वियसली फ़ौज के अगेंस्ट हैं। डायरेक्ट आर्मी के साथ कुछ नहीं है। इमरान खान लगातार लोगों को आर्मी के खिलाफ भड़का रहे हैं, इमरान खान लगातार आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपके लोग जो लाहौर कोर कमांडर, जो आर्मी का इतना बड़ा अफसर है, उसके घर को जला देते हैं। आपके MM आलम एयरबेस के बाहर लोग जो डमी प्लेन रखा होता है उसको जला देते हैं, उस पर अटैक किया जाता है मियां वली। लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है, आर्मी से कुछ नहीं है। तो वो उनकी व्हीकल्स पे अटैक आप आए दिन सुनते हैं बलूचिस्तान में, ये वो अभी भी ये जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं वो। अभी देखिए कोई भी ज़िशोर बंदा तो ये नहीं ना करेगा कि जमात इस्लामी वो सिराजुल हक साहब हैं, वो शरीफ आदमी है, ना वो हुकूमत में ना वो अपोजिशन में, तो उनसे किसी का लेना देना नहीं है। कौन सी बैरूनी ताकत होगी? अमेरिका ने करवाया होगा, इसराइल ने करवाया होगा, किसने करवाया? नहीं, ये अमेरिका और ये इसराइल वगैरह का तो नहीं है। मुझे इसमें इंडिया और बलूचिस्तान की जो अंदरूनी है हमारी बलोच जो लिबरेशन पार्टी है उसका मुझे हाथ लगता है इसमें। इंडिया की अगर बात करें, वो तो खास तौर पे बलूचिस्तान में जब भी कोई इशू होता है या इवन पूरे पाकिस्तान में इशू होता है, इंडिया को तो सबसे पहले हम लाते हैं। मैंने इसलिए अभी इंडिया का नाम नहीं था लिया, मैंने अमेरिका और US उसका इसराइल का लिया, फिर इंडिया को ले आए। अच्छा ये बताएं, इंडिया को इसका फ़ायदा क्या होगा? और सेकेंडली ये अटैक बलूचिस्तान में ही क्यों करवाए जाते हैं? ये लेट्स सपोज अगर इंडिया ने बलूचिस्तान में अटैक करवाया तो वो लाहौर में क्यों नहीं करवा देते, वो गुजरांवाला में, वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं करवा देते? ये एक सोचने वाली बात है या नहीं? अच्छा, आप हमला वहीं पे करते हो जहाँ पे आप स्ट्रांग होते हो, ठीक है, जहाँ पे लोग नाराज हैं पब्लिक से, गवर्नमेंट से, तो वही है ना, वहाँ पे वो स्ट्रांग है ना। ठीक है। अगर वो लाहौर में तो उनको पता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, यानी कि कोई ऐसा इशू नहीं है सिक्योरिटी। मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है? वहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं। क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है? क्या उन्हें राइट्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट राइट नहीं दे रही, या कुछ और इशू हैं, या वो सेपरेट होना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? लेट्स बी फेयर कि ये मेरे ख्याल में वडेरा सिस्टम जो है इसने बलूचिस्तान को काफ़ी पसमानदा की है, रादर देन अदर थिंग। बाकी सिक्योरिटी तो ये उन्हीं की वजह से है ना कि कुछ लोग हैं वो बेचारे मायूस होकर हथियार उठा लेते हैं कि जी हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, और जो निशाना बनते हैं वो भी उसी सिस्टम में रह रहे होते हैं।
और ये जो इस सिस्टम को जो चेंज करना है, लेट्स सपोज अगर वडेरा सिस्टम है या अगर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनका ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में जो गैस है वो बलूचिस्तान से जाती है और बलूचिस्तान में खुद जो उनसे वो गैस नहीं है, तो नाराज़गी बनती है या नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। आप नहीं बनती। मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ के बलबूते पे आप इतना नहीं वो कर सकते, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हर सूबा अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है। ये चीज़ हम कहें कि जी सिर्फ गैस के ऊपर हम जिंदा हैं, तो वो तो बात गलत है। लेकिन ये है कि इक्वलिटी जहाँ पे हो, जस्टिस हो, वहाँ पे सुकून आएगा, अमन। राइट्स कहीं ना कहीं उनके जो उनसे हक मारा जा रहा है या नहीं मारा जा रहा है? बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि बेहतरी करे? तवक्को तो नहीं है, लेकिन करनी चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे हक मारा जाएगा, जहाँ पे राइट्स नहीं दिए जाएंगे, बेसिक राइट्स नहीं दिए जाएंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं दिल आज़ारी होगी और लोग मुतनफ़र होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि राइट्स दें उन्हें। वीडियो खत्म हो गया, यहीं तक था। और जाहिर सी बात है कि राइट्स तो मिल नहीं रहे, ना बलूचिस्तान में लोगों को मिल रहे हैं, ना सिंध में मिल रहे हैं, ना KPK में मिल रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है सब। और पाकिस्तान की जनता जो है, वो जो मेन जनता है जो पंजाब और इस्लामाबाद में रहती है, इधर आसपास रहती है, उसको ये लगता है कि सब कुछ यही है। वो जो लोग हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं वो सब झूठे हैं, सब बेकार हैं। कई लोगों ने तो इसमें भी गलत ठहरा दिया उसको। अब आप सोचिए कि खैर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, 75 ईयर्स में एक यूनिवर्सिटी, आप सोचिए, और शायद उसके 3 कैंपस। आप समझ रहे हैं? ये है इक्वालिटी। आप कह रहे हैं 80% बलूचिस्तान में लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जो मौत हो रही है, मतलब आर्मी के बाद, आर्मी के द्वारा की गई हत्याओं के बाद, वो पानी से हो रही है। उनको पीने का पानी, जो गड्ढे का पानी पीते हैं, उनसे बीमारियां फैल रही हैं। वो बीमारियां इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं कि वो लोगों के पास और इलाज भी नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है कि जाके लोग वहाँ पे इलाज कराएं ढंग से। न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, ना ग्राम पंचायत लेवल पर हैं, कहीं है ही नहीं, हॉस्पिटल्स भी नहीं। तो लोग इलाज नहीं करा पाते, बस दम तोड़ देते हैं। तो बस अपनी नरक भरी जिंदगी वो जी रहे हैं। और इस पर लाहौर में बैठ के जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो गलत है। बलूचिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बलूचिस्तान में कितने कॉलेजेस हैं? आप कभी कंपेयर कीजिए। आप जम्मू कश्मीर का नाम आप लोग लेते हैं, आप जम्मू कश्मीर में कंपेयर कीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं वहाँ पे, कितने अस्पताल हैं वहाँ पर। अकेला हमारा जम्मू कश्मीर ना, अकेला वो पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है हर चीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, रोजगार में, हर जगह, इंफ्रा में, हर जगह। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों को तो ये बात माननी नहीं है, सुननी नहीं है, समझनी नहीं। रही बात, देखिए हमने G20 की मीटिंग करा रहे हैं और बहुत धूमधाम से करा रहे हैं। 2-3 देश नहीं आए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जहां 20 हैं उसमें 4 नहीं आए तो 16 तो आए ना। और पूरे कश्मीर की धूम बज रही है पूरी दुनिया में, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, कश्मीर का तारीफ कर रहे हैं। वहां पर जिस तरह का डेलीगेट्स का स्वागत किया गया, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और यकीन मानिए अगले 5 साल में आप देखेंगे कि ना सिर्फ कश्मीर में टूरिज्म बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है, बहुत जबरदस्त। आप देखिएगा रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म बढ़ने वाला है, और इसका सीधा असर होगा कश्मीर के लोगों को। कश्मीर के लोगों को रोजगार मिलेगा, कश्मीर के लोगों की कमाई बढ़ेगी, बिजनेस नए खुलेंगे, और लोग दुनिया भर से आएंगे तो वो जाकर अपनी अपनी कहानी कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में बताएंगे। और ये है इंडिया का 3rd फेज, मिशन कश्मीर का। G20 की मीटिंग बहुत सोच समझ कर रखी गई है कश्मीर में, और आप देख रहे हैं कि किस तरह की मीडिया कवरेज मिल रही है, किस तरह से लोग दुनिया भर से आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं, वो कश्मीर के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जो देख रहे हैं, रियलिटी जो देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे। अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के बारे में क्या बताया जाता है, और जब हम ऑन ग्राउंड हैं, कश्मीर के भीतर हैं, जब वहां पर हम घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, तो वहां की हकीकत क्या नजर आती है। और वो बिल्कुल 180 डिग्री पे उल्टी है। जो पाकिस्तान दिखाता है, दावा करता है, बताता है, उससे बिल्कुल उलट है जो ऑन ग्राउंड है। तो बताइए किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात ऑथेंटिक होगी? पाकिस्तान को झूठा करार देने में अगला फेज 3 है, और वो पाकिस्तान झूठा करार हो जाएगा, क्योंकि हम फर्जी बातें नहीं करते,
हम ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कोशिश की गई है कि किसी तरह G20 की मीटिंग कर दो, तो आज तो पहला दिन निपट गया भाई साहब वहां पे। 2 दिन और है, 23 और 24, सॉरी 22 और 23। तो अब देखिए क्या होता है। सॉरी 22 तो आज ही है, 23 और 24 तो पहले वाला लेंगे, हटा देंगे। तो आने वाला वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर नए अध्याय लिखने वाला है, जो नया जम्मू कश्मीर है, और बदलाव दिख रहा है वहां पर। कश्मीर के इतने सारे व्लॉगर्स हैं, वो दिखा रहे हैं कश्मीर को। इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स, वो दिखा रहे हैं कश्मीर को। और बड़ा पॉजिटिव साइन जा रहा है, बड़ा पॉजिटिव वाइब्स जा रहा है पूरी दुनिया में कश्मीर को लेकर। तो बस फेज 3 स्टार्ट होने दीजिए, 2 साल बस, देन यू गाइस सी कहां है कश्मीर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।